गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं कर सकते। जब मैंने यहाँ पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कहा हमने कैसे गाइडलाइन बनी मेडिकल ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। तो एक केस हुआ परमानेंट कटरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। अगला नेक्स्ट चला जाए, नेक्स्ट केस क्या है, टीएन गोदावरम। देखिए, ये जो अभी जो देखा आपने इस केस में इतनी सारी गाइडलाइन बन गई, बोला गया कि भाई दूरदर्शन में सब जगह दिखाना है, सबको अवेयर कराना है, न्यूज़पेपर, मीडिया, रेडियो, सब जगह। इसके होने के बावजूद आज तक क्या ये फुल्ली इम्प्लीमेंट हो पाया है? क्या डॉक्टर के दिल से या हॉस्पिटल अथॉरिटी के दिल से डर मिट पाया है? तो इसका आंसर क्या है, आप खुद बताओ। जैसे कोई पॉइजन का केस है, जैसे कोई किसी ने पॉइजन खा लिया, या तो गलती से खा लिया, कुछ जैसे कुछ और समझ के कुछ और खा लिया, या सुसाइड के पर्पज से ही पॉइजन खाया। ऐसे केस में क्या कोई हॉस्पिटल प्राइवेट में जाता है तो क्या प्राइवेट में नियर बाय में कोई छोटा हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, क्या वो लेते हैं, एडमिट करते हैं? अभी भी हालात है कि नहीं एडमिट करते हैं। या घर में आसपास में कोई असॉल्ट का मामला हो, मतलब लड़ाई झगड़ा में सिर पूरी फट गई है, ये है वो है, फिर भी पूरा खून से बह रहा हो, लथपथ हो, क्या जाने के बाद पेटिशन वो पेशेंट को डील करते हैं? तो इसका आंसर आपको खुद पता है। क्यों? अभी भी यह है कि आपको पता होगा कि आसपास में कई हॉस्पिटल होंगे, लेकिन पॉइजन का केस अगर है तो सिर्फ एक ही कोई हॉस्पिटल है जो पॉइजन का केस, वहां जाओ तो वो देख लेगा, वो ले लेगा। वो तभी है, उसमें भी लोगों को पता है कि वो पुलिस के साथ उनकी सेटिंग है, तो ही वो ले पाते हैं। पुलिस के साथ, वो पुलिस को पैसा उनको खिलाना पड़ता है। ये और बात है कि पॉइजनिंग का केस, बर्न का केस ऐसा हो तो चार्ज बहुत करते हैं हॉस्पिटल अथॉरिटी। कहते हैं, क्या रीजन क्या देते हैं कि हमें हॉस्पिटल को, हमें थाने को भी पैसा खिलाना है। और दूसरे हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि भाई मेरा कोई थाना से कोई लिंक कनेक्शन नहीं है, मैं एडमिट ही नहीं करूंगा, पैसा लेने की बात ही छोड़ दो। तो वो हॉस्पिटल कहता है कि मैं रिस्क पर आपको एडमिट कर रहा हूँ। तो मतलब क्या रिस्क, गाइडलाइन इतना बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया है, लेकिन फिर भी क्या है, अभी भी पुलिस परेशान करती है कि जो पॉइजनिंग का केस रहा तो चलो वही तो और बात है कि ट्रीटमेंट करने के बाद उनको इन्फॉर्म करना अथॉरिटी का ऐसा ऐसा है। तो तरह तरह के सवाल, तरह तरह के जवाब, हॉस्पिटल पे एक्शन। इसलिए अब क्या है कि डॉक्टर हाथ जोड़ते हैं कि ऐसा केस है तो मैं नहीं लूंगा। तो यानी इसमें अभी भी चेंज करने की जरूरत है कि कोई भी हॉस्पिटल हो, ये वैसे पेशेंट को कम से कम प्राइमरी ट्रीटमेंट हो, फर्स्ट एड कहना मुश्किल कह सकते हैं। फर्स्ट एड तो जनरली इन द वे आप प्राइमरी केयर भी कहना नहीं कह सकते, इमरजेंसी ट्रीटमेंट कहोगे इसको। फर्स्ट एड क्या हुआ कि थोड़ा सा कट गया पट गया, फर्स्ट एड। प्राइमरी केयर मतलब कोई सिकनेस है तो सबसे पहले जहां अप्रोच किया, जो टेम्पोररी रिलीफ के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट दे दिया गया, उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट। पर यहाँ तो भाई जान बचाने की है, तो सिर्फ पॉइजन का केस आया तो उसके लिए मैनेजमेंट क्या होता है मैं जनरल बता दूं। कोई भी पॉइजन खा के आया, पेट में चला गया, तो सबसे पहला होता है कि जितना जल्दी हो सके पॉइजन को पेट से निकालो, साफ करो। उसके लिए प्रोसीजर होता है कि नाक से पाइप डाली जाती है, डेट्स कॉल्ड रायल्स ट्यूब। रायल्स ट्यूब डाला तो उसके लिए होता है गैस्ट्रिक लैवेज एंड एक्टिवेटेड चारकोल, दो नाम है। गैस्ट्रिक लैवेज में क्या होता है कि राइस ट्यूब डाली गई और ऊपर से सलाइन की बोतल कनेक्ट कर दी गई, और एक साथ में बोतल को फुल स्पीड में लगभग 500 ml या 1 लीटर पूरी बोतल अंदर पेट में डाल दिया गया। पेट में पूरा चला गया, पॉइजन अगर है तो पानी उसके साथ मिक्स हो गया। अब बोतल को ऊपर न करके नीचे रख दिया जाता है ताकि जो भी हो निकल के बाय पेपिलरी एक्शन के द्वारा नीचे इससे निकल के बोतल में या अलग बोतल में कुछ अदर कंटेनर में जमा हो जाता है। दूसरा होता है एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल, एक चारकोल तो जानते ही हो, कोयला का कोल से ही बना हुआ एक सब्सटेंस है। तो चारकोल को है जो ऐसे ही बोतल के जरिए अंदर डाला गया, और उस पॉइजन को क्या है ना कि जो जो वहां है चारकोल में एब्जॉर्बिंग पावर बहुत ज्यादा है, एडजॉर्बिंग पावर, एडजॉर्ब कर लेता है बाहर के सरफेस पर, वो एडजॉर्ब कर लेता है। तो जो जो पॉइजन के सब्सटेंस रहेंगे उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद उसको निकाल लिया अपना। तो ये होता है फर्स्ट। अगर उसके बियॉन्ड अगर आंतों में चली गई तो कुछ नहीं कर सकते, अगर आंतों में चली गई तो निकाला नहीं जा सकता। इंटेस्टाइन में चला गया तो वहां से अपने आप शरीर में एब्जॉर्प्शन उसका होगा, मतलब खून में पहुंच जाएगा, सर्कुलेशन में जाएगा। अब बोलोगे क्या पेट में रहेगा तो क्या सर्कुलेशन में नहीं जाएगा? जाएगा, यहाँ से भी सर्कुलेशन में जाएगा।
मतलब पेट में गया तो वहां से चूस कर नस में जाएगी, आपके नस में मतलब खून वाली नली में। तो उसके बाद पेट से साफ किया, आंतों में गई तो उसके लिए जो भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो रहा है या किडनी खराब हो रही है या हार्ट धीरे धीरे खराब हो रहा है, बीपी डाउन हो रहा है, तो उस हिसाब से बीपी के लिए फ्लूइड चढ़ाना, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन ये सब का इन्फ्यूजन चलाना, बीपी मेंटेन करवाना, किडनी अफेक्ट हो रही है तो और एसिड बेस, ये सब मेडिकल टर्म है, मैं अभी नहीं बोलूँगा। उसके लिए जो फर्दर ट्रीटमेंट होती है वो सब करना, हार्ट को मॉनिटर करवाना, किडनी को मॉनिटर करवाना, सीएनएस कंडीशन कैसा है, सांस लेने में कैसा है, वो सब कंडीशन वो होती है, ऑक्सीजन लगाना या इंटूबेट करना, जो पेशेंट का कंडीशन उस हिसाब से मैनेजमेंट होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तक इतना होने के बावजूद भी डॉक्टर डरते हैं, पॉइजनिंग के केसेस, ऐसे केसेस हो, एक्सीडेंट का केसेस हो, नहीं लेते हैं, अब इससे दूर ही रहने की कोशिश करते हैं। तो अभी भी बहुत चेंज करने की जरूरत है इसमें। तो अगला केस चलते हैं, टीएन गोदावर्मन, गोदावर्मन, एडी बर्मन, कौन सा है, आरडी बर्मन। आरडी बर्मन जानते हो, म्यूजिशियन या म्यूजिक कंपोजर और या म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन थे, या सिंगर भी थे। ये है टीएन गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखें इस केस के बारे में मैं बता दूं, 1997 का केस है। टीएन गोदावर्मन ये बंगाल के, वेस्ट बंगाल के नहीं थे, आरडी बर्मन वेस्ट बंगाल के थे, ये वर्मन है, आरडी बर्मन, ये गोदावर्मन, ये थे तमिलनाडु के पर्सन। ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रह चुके थे, तो फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर रहे। और ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई फॉरेस्ट में हमेशा वर्क किया, फॉरेस्ट सर्विस रहा, तो पेड़ पौधे जंगल से कुछ लगाव होना है, प्यार काफी होता है, क्योंकि उसी को कंजर्व करने के लिए, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको रखा गया है। तो रिटायर, एक्चुअली ये पर्सन रिटायर्ड थे। तो हो रहा था क्या कि नीलगिरी जो रीजन है, आप जानते ही हो, ज्योग्राफी में पढ़ाई होगा ना कि नीलगिरी, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये सब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ जहाँ मिलता हो उस वो जो रीजन है उसको नीलगिरी कहा जाता है। तो नीलगिरी रीजन जो पूरा हिली एरिया है, पेड़ पौधे से भरे पड़े हैं, और सैंडलवुड, चंदन वहाँ काफी पाए जाते हैं। चंदन की तस्करी जानते ही हो, उसका वीरप्पन का नाम पहले सुना होगा, और जो हाल फिलहाल में जो रिसेंट मूवी आई, क्या नाम, पुष्पा 1 पुष्पा 2, मैंने नहीं देखा, आपने देखा होगा या सुना भी होगा, या छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स आते हैं। तो क्या है, रिलेटेड किससे है, चंदन की तस्करी से रिलेटेड है, स्मगलिंग से, सैंडलवुड के स्मगलिंग से, हिंदी में बोला जाता है चंदन की तस्करी। तो चंदन की तस्करी की जा रही थी, पेड़ को काटे जा रहे थे। चंदन की तस्करी मतलब चंदन का पेड़, उसको काटा जा रहा था, तो अल्टीमेटली जंगल ही तो लॉस हो रहा है ना, फॉरेस्ट, पेड़ पौधे लॉस हो रहे हैं। तो इनको तो पेड़ पौधे से प्यार था, तो उस रिगार्डिंग इन्होंने पेटिशन डाली। तो पेटिशन डाला, तो अब कितने लोग बोलेंगे कि उसमें था कि सरकारी सरकारी एरिया नहीं है, सरकारी फॉरेस्ट नहीं है। तो हम तो भाई, अगर सरकारी नहीं है, सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी का है, पूरा चंदन की खेती करने, तो हम चाहे तो सफाया भी कर सकते हैं। तो मतलब जो लैंड गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, गवर्नमेंट के लिए डिक्लेयर नहीं है वो, या कुछ ऐसे लैंड होंगे ना किसी इंडिविजुअल का हो ना गवर्नमेंट का, कुछ ऐसे पड़े होंगे, ये भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट का कोई उस पर अथॉरिटी या कंट्रोल नहीं है ना किसी इंडिविजुअल का। तो इस केस में इन्होंने डिफोरेस्टेशन के रिगार्डिंग पिटीशन डाली, आवाज़ उठाई। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो एक तो डिफोरेस्टेशन के रिगार्डिंग एक्शन लिया, गाइडलाइन इशू हुई, एक्ट बना जो भी हो। फिर ये भी डिक्लेयर किया गया कि जो फॉरेस्ट हो, तो ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया है वही फॉरेस्ट कहलाएंगे, अदर जो एरिया जिस पर भले गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो, फॉरेस्ट हो, तो उसके रिगार्डिंग भी ये एक्ट जो बना, या डिफोरेस्टेशन के रिगार्डिंग, उसको कंजर्व करने के या प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग, उस पर अप्लीकेबल होगा। तो ये है केस, थोड़ा इसको आगे आगे हल्का हल्का देख लिया जाए। तो इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के रिगार्डिंग ये है टीएन गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1997 का केस। देखिए, where extensive deforestation was reported, the court acted based on the newspaper report and environmental activism। तो डिफोरेस्टेशन चल रहा था, जैसे कि चंदन की तस्करी चल रही थी, उस समय वीरप्पन ही होंगे, क्योंकि मैंने बुक में 2002-3 में वीरप्पन का ही पढ़ा करता था, वीरप्पन के बारे में, तो वीरप्पन ही होंगे जो मेन स्मगलर होंगे। तो न्यूज में तो ऐसे चल रही थी, तो उस बेसिस पर एक एक्टिविज्म जो थे, टीएन गोदावरम एक्टिविस्ट, पीआईएल भी लाया, और पीआईएल जब लगाया तो भाई वहाँ एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है, तो पेपर का भी ये, हाँ भाई इतने रोज न्यूज में आ रहे हैं, इतने एविडेंस है, ये है, ये है, उसको एविडेंस माना गया। तो देखें,
Godavarman, a concerned citizen, filed a writ petition in 1995 seeking to protect the forest in the Nilgiri from the illegal deforestation and timber activity. मतलब लकड़ी के इलीगल मतलब लीगल डिफोरेस्टेशन, लीगल डिफोरेस्टेशन। लीगल मतलब परमिट है कि हाँ ये चीज को आप डिफोरेस्ट कर सकते हो, जैसे सूखी हुई कोई लकड़ी है या बांस का, या कोई गाइडलाइन ऐसी पर्टिकुलर है कि इस रिगार्डिंग ही आप है जो पेड़ काट सकते हो, और भी किस टाइप के पेड़, कितने ओल्ड पेड़ उस काट सकते हो। तो जब कोई गाइडलाइन नहीं फॉलो किया गया है, सरकार के नियम को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो वो इलीगल कहलाएगा। ठीक, ऊपर से जो गवर्नमेंट के रीजन है, गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट गवर्नमेंट के रीजन अथॉरिटी के अंदर आता है, उस पर कोई डिफोरेस्टेशन कर रहा है, उस पर सरकार को हक की जो है एक्ट कर सकते हैं, फॉरेस्ट हटाना या लगाना। लेकिन कोई अदर पर्सन कर रहा है विदाउट सरकार की परमिशन से, विदाउट कोई टेंडर वेंडर कोई पास हुए, कोई लाइसेंस के, लीज के, तो इलीगल डिफोरेस्टेशन कहलाएगा। एंड टिम्बर एक्टिविटी मतलब लकड़ियों के से रिलेटेड एक्टिविटी हुआ टिम्बर एक्टिविटी। तो सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडेड द डिफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट टू इंक्लूड ऑल एरिया रिकॉर्डेड एज सच इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑनरशिप ऑफ और क्लासिफिकेशन। ऑनरशिप किसका है उसका मतलब नहीं है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में सब है कि ये फॉरेस्ट है। ऑनरशिप इंडिविजुअल का हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन का हो या गवर्नमेंट का हो, सब फॉरेस्ट में कहलाएंगे। और फॉरेस्ट के रिगार्डिंग, कंजर्वेशन के रिगार्डिंग जो भी नियम बनेंगे सबके लिए एप्लीकेबल होगा। It mandated that any diversion of the forest land for non-forest purposes required prior approval from the central government। तो मतलब अप्रूवल चाहिए, बिना अप्रूवल का, बिना सरकार के परमिशन का, बिना लीज दिए हुए, बिना लाइसेंस दिए हुए आप डिफोरेस्टेशन यानी पेड़ नहीं काट सकते। Court emphasized the importance of sustainable development in forest conservation and highlighted the need to protect the right of the forest dweller and tribal community। मतलब वो फॉरेस्ट जो है उसमें लोग, नेटिव लोग या इंडिजिनस लोग या देसी लोग, स्थानीय लोग रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे या ज्योग्राफी में, इकोलॉजी में, कि उस पर उनका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर उनका हक दिया गया है। जैसे उसकी छाल को इस्तेमाल करना, पेड़ के छाल को, पत्ते को इस्तेमाल करना, फल फूल, रेजिन मतलब जो रस जैसा निकलता है, रेजिन। इसके अलावा शहद वहद, बांस वास, तो ये सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर इनका हक है, इनका अधिकार माना गया है। या ग्रेजिंग करवाना मतलब जानवरों का चारा कोड़ा वाला, तो उससे रिलेटेड जो हक है इनका, तो इस पर वो डिपेंडेंट है बेचारे इंडिजिनस पीपल जो उस जंगल में रह रहे हैं। तो उनके लिए ये है। बाकी पेड़, बड़े पेड़ लेवल पर पेड़ को काटने के लिए भाई परमिशन वो सब। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब पता ही है कि कोई भी एक्टिविटी ऐसा करो कि ताकि आपकी नीड को पूरा हो विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब कोई भी रिसोर्सेस हो आप उसको इतना ही यूटिलाइज करो, इतना ही एक्सप्लॉइट करो, मतलब इतना ही इस्तेमाल करो ताकि आपके भविष्य के जनरेशन के वाले को ऐसा ना कि उससे वंचित रह जाए, वो चीज़ उनको मिले ही नहीं। सब चीज़ को अभी एक्सप्लॉइट कर लिया, अभी पूरा यूज कर लिया, पूरा खा पी के ख़त्म कर दिए। तो फ्यूचर को, जनरेशन को देखते हुए, फ्यूचर के लिए कंजर्व रखते हुए, और अभी जो रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज करना और अपना डेवलपमेंट कराना, दैट्स द पार्ट ऑफ दैट्स कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेन करे, लगातार चलते रहे, लंबे समय तक निरंतर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट सिर्फ अभी नहीं, आगे तभी हो पाएगा ना जब रिसोर्सेज को आप फुल्ली खत्म ना कर दो, मतलब इसको टर्म होता है फुल्ली एक्सप्लॉइट ना कर लो। तो फ्यूचर के जनरेशन के लिए भी ये बचा रहे ताकि वो भी इस्तेमाल कर सके, तो वो कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है ये सब पता होगा या सुना होगा या पढ़ना है आपको। उसमें 22 गोल हैं या 24 गोल हैं, वो आप जाके एक बार देख लोगे। पॉवर्टी, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ये सब ऐसे आएगा। हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड सब है उसमें। वो है आपका, सॉरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है वो, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल उसमें है। ये 3 गोदावरम, थोड़ा सा पिक्चर इतना ऐसा लग रहा है कि बहुत कैमरा में क्या बोलते हैं उसको, फिल्टर काफ़ी कर दिया गया है पिक्चर लेने में, थोड़ा साइनिंग सा ज़्यादा नहीं है। और ये पिक्चर जो भी होगा, आई थिंक ये पिक्चर बहुत पुरानी नहीं होगी, ये रिसेंट का पिक्चर होगा, अभी जिंदा होंगे या शायद डेथ करके, आई डोंट नो, क्योंकि कैमरा क्वालिटी इतना अच्छा आ रहा है। तो उतना पुराना 97 में तो कैमरा था, पर उतना भी नहीं कंपेयर टू अभी कंपेयर में। देखिए रिटायर्ड पर्सन
किताबों को पढ़ते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल लाइफ, सिंपल घर, हर चीज़ देख रहे हो। ऑफिसर रहकर रिटायर हुए, तो ये तो क्लियर सी बात है कि करप्ट पर्सन नहीं होगा। अगर करप्ट पर्सन रहता है तो जो इनका घर का बेड का जो आप डिजाइनिंग देख रहे हो ना, तो ऐसे नहीं रहता जैसे आजकल के जो हमारे देखते हो। आजकल के जब देखते हैं कि जो 5-10 साल की सर्विस होती है, सिर्फ ब्यूरोक्रेट की बात कर रहा हूँ मैं, 10 साल की सर्विस होगी। और जब फेसबुक का इंस्टाग्राम पर फोटो डालने की तो तो भाई जिस दिन से सिलेक्शन हुआ उसी दिन से लग जाती है, उस दिन से लग जाती है। तो जनरली सर्विस का रूल होता है कि आपको रिवील नहीं करना होता है, लेकिन यहाँ तो कौन माने। डिफेंस में तो खासकर इतना है कि आप यूनिफॉर्म के साथ कहीं रिवील नहीं कर सकते। सिविल में तो चलो चल भी जाता है, तो ब्यूरो चल भी जाता है। ब्यूरोक्रेट तो शुरू में जो देखो क्वालिफाई हुआ उसके बाद से ही लगाना, फोटो लगाना, पिक्चर लगाना। कभी ऑल इंडिया टूर में यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, पूरा कोट के साथ, पैंट के साथ पूरा फोटो दिखाना शुरू कर देते हैं। और 10 साल बाद जब फोटो दिखाएंगे अपने घर का, दिखना उनका घर का डिजाइनिंग विजाइनिंग, तो वो दिखता है भाई पैसा चिपका हुआ है दीवारों पर। तो क्या 1 नंबर का पैसा रहता है? मैं सबको करप्ट नहीं बोल रहा हूँ, करप्ट नहीं कह रहा हूँ, पर बहुत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। नहीं है तो जो है वो बेवकूफ है, ये भी बता दूं। क्योंकि आंसरेबल उनको जवाब उसको देना है, तो उसको वो उसको तो हर चीज पता है। उसके सामने अब जब जवाब देने की बारी होगी वो तो बात की बात है। वो पनिशमेंट भी देने वाला काम भी वो इसी अर्थ पर ही आपको कर देगा किसी न किसी फॉर्म में। तो अभी तो मजे आ रहे हैं कि भाई सर्विस में है, खूब एंजॉय उठा रहे हैं, या एकदम यहाँ से पैसे, वहां से पैसे, ऊपर से नीचे से, जैसे तैसे आ रही है तरह तरह के। बाद में पता चल जाता है ऐसे लोग। तो चलते हैं विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो देखिए खुशी जो होती है सिर्फ पैसे से, कपड़े से नहीं होती। एक अंदर की खुशी भी होती है कि आदमी अब सिर्फ बीमार नहीं है, फैमिली, उसके बच्चे सब सही से रह रहे हैं, सही से बिहेव कर रहे हैं, सोसाइटी में रिस्पेक्ट कर रही है, ही इज ऑल्सो हैप्पी पर्सन है। आपके पास लंबी चौड़ी गाड़ियाँ खरीद रखी है, खूब 2 नंबर का पैसा कमाया, मतलब सर्विस से ही, मैं ब्यूरोक्रेट की बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े गाड़ियाँ खरीद रखी, बड़े बड़े घर में रह रहे हो, ठीक है, ये वर्क नौकर चाकर सब रख रखे हो, ठीक है। आपके बच्चे ही बीमार पड़ गए, या बच्चे ही ऐसे पैदा ले लिए जो परेशान हमेशा हो, सेरेब्रल पाल्सी, या किसी से डिजीज से सफर है, या आप भी डिजीज से सफर कर रहे हो, वाइफ डिजीज सफर कर रहे हैं, या कोई आपकी फैमिली में कोई मिस हैपनिंग, मतलब कोई डेथ हो गई, क्या कभी आप खुश रह पाओगे? कितना भी पैसा है, कुछ है, कुछ नहीं। शुरू में अच्छा लगता है, गाड़ियाँ, मौज मस्ती, पैसे, शुरू में अच्छा लगता है, या अभी फिर बाद में बोरिंग सा फील होता है। जैसे अभी आप लोग पार्टी वार्टी अटेंड नहीं करते हो, या करते भी होगे, तो सर्विस में जाने के बाद अक्सर पार्टी वार्टी होती रहेगी। तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगा, क्या अच्छा है, पार्टी हो रही है, ये हो रही है, पार्टी हो रही है, मतलब वही खाना पीना, जो शराब पियेंगे पियेंगे वो साथ में, और खाना पीना डिफरेंट डिफरेंट। बाद में बोर फील करोगे, अरे यार फिर से पार्टी। तो कुछ चीजें कुछ समय के लिए ही अच्छी लगती है, और जो हैप्पीनेस और खुशी की बात है तो वो तो अलग चीज है भाई, जो मैंने आपको बताया। और हैप्पीनेस एक रिलेटिव टर्म है, मैं बता दूं। कभी आप जो चीज मिला उससे आज बहुत खुश हो, वही चीज आपको 10 साल बाद मिलेगा तो ये वो आपके लिए कोई मैटर नहीं करता, यार ये क्या है यार, कुछ नहीं। और जिसको नहीं मिल रहा उसको कुछ भी मिल जाए, जैसे आप सिविल सर्विस क्वालिफाई होने के बाद सपोज आईएएस नहीं मिला, आईपीएस नहीं मिला, दूसरी मिली, खुश नहीं हो, परेशान, अरे यार क्या मिला मुझे, वो नहीं मिला, 2 नंबर से रह गया, और नंबर आते मिल गया होता, ये वो दुनिया भर का, ठीक। और जिसकी बेचारा, जिसको सिलेक्शन नहीं हो रहा, उनसे पूछो, वो चाहेंगे कुछ कहीं कोई एक मिल जाता ना, कहीं एक मिल जाता, ठीक है। अगली बार तुमने ट्राई किया, सिविल सर्विस भी मिल गई, सिविल सर्विस बोल रहा हूँ, आईएएस आईपीएस आईपीएस वॉट एवर जो है, मिल गई आपको। वहां जाने के बाद फिर वहां फ्रस्ट्रेटेड, यार वो तो मेरे साथ ज्वाइन किया, उसकी प्रमोशन जल्दी आ गई, मेरी प्रमोशन नहीं आई है, वो तो चापलूसी करके कहाँ कहाँ पहुंच गया, मैं अभी तक यहीं हूँ। वहां भी फ्रस्ट्रेशन होगा। चलो एक पल के लिए तुम्हारे दोनों के साथ एक ही साथ प्रमोशन हो गया, यार उसकी उस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग लगी, वो अच्छा डिपार्टमेंट है, उसका पावर ज़्यादा है, इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, फैसिलिटी ज़्यादा मिलता है वहाँ, हमें वहाँ भेज दिया है। तो हमेशा खुशी एक रिलेटिव टर्म है भाई। तो शुरू में परेशान थे, सिलेक्शन नहीं हो रही थी, सिलेक्शन हो गई थी, यहाँ यहाँ हो गई थी, यहाँ परेशान है, यहाँ परेशान है, यहाँ। तो अंदर की भावना होती है खुशी, खुद चाहोगे तो खुश रहोगे, नहीं चाहोगे तो नहीं रहोगे, जिंदगी भर रोते ही रहोगे। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं बड़े बड़े पोस्ट की बात कर रहा हूँ, हमेशा रोते ही रहते हैं, अरे क्या सर अभी अभी तक, हमेशा कुछ भी मिलेगा तो रोते ही रहेंगे। तो चलते हैं विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस। देखिए एक केस है 1997 का। एक केस क्या है कि एक फीमेल वर्कर थी विशाखा, इसके अपने 4-5-6 बच्चे ऐसे थे, 4 या 5 जो भी बच्चे थे।
तो ये राजस्थान के गांव में ही एक विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम कुछ होता है उसमें, जैसे कि एमजी नरेगा हो गया या कोई अदर प्रोग्राम। तो उसमें है जो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, काम करती थी। तो वहाँ राजस्थान में अभी भी क्या है, चाइल्ड मैरिज बहुत 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 ज़्यादा है, चाइल्ड मैरिज का सिस्टम। अभी भी बता रहा हूँ, ये 1997 का है। सोचो अब अभी जब है तो उस समय का क्या हालत था, आज से 28 ईयर बैक छोटे छोटे बच्चों को शादी कर जाती थी। और अभी भी इतना छोटा का तो नहीं, लेकिन हाँ 17-18 भी होते हैं तो शादी कर देते हैं। और बिहार में जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है 2004-5 में जो जो जैसे मैं सबसे बात किया, मजदूर हो, रिक्शा चलाने वाले हो, साइकिल बनाने वाले हो, सबके पास बैठा कुछ कुछ तो कुछ कुछ बात किया, थोड़ा थोड़ा बात किया, बकवास बातें नहीं, मतलब कुछ ना कुछ उनसे रिलेटेड, उससे रिलेटेड बताते थे। सर मैं क्या बताऊँ, मेरी तो शादी 8 ही साल की उम्र में हो गई थी, मेरी 9 साल में। जो पार्टिकुलरली गांव गांव से बिलोंग की ना, तो उनकी बहुत कम उम्र में, मैं 2000 कब की बात कर रहा हूँ, 4-5 की बात कर रहा हूँ। 97-98 में मैं थोड़ा सा छोटा था, तो 2004-3-4 की बात कर रहा हूँ। तो बात करता था, पूछता था, तो उसमें बताते थे कि यहाँ उतना शायद, तो यानी इंडिया के उस समय ऐसा था कि इंडिया के बहुत सारे यूपी बिहार राजस्थान ये सब जो है एमपी ये सब जगह तो कम उम्र में शादी होती थी, यहाँ भी चाइल्ड मैरिज। तो उस चीज़ का इन्होंने जो फीमेल थी अपोज किया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो एक तो जिम्मेवारी बनती है कोई अपोज करे, अथॉरिटी को इन्फॉर्म करे। इस कारण से क्या हुआ कि जो अपोज किया, तो जब जॉब पर ही थी, तो वहाँ के लोकल विलेजर जिद के लिए इन्होंने गुस्सा आवाज उठाया कि ये सब चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए। तो जो ऑर्थोडॉक्स पर्सन है, जो अपने बच्चे की शौक से शादी कर रहे हैं, बेटी की बेटिया की, तो उनको तो अरमान रहता है जैसे कि मरने से पहले बच्चे की शादी कर लो, पोता पोती की मुंह देख लूँ, पोता पोती हो गए बड़े तो कम से कम पड़पोते का मुंह देख लूँ, पड़पोती का मुंह देख लूँ, मतलब शौक तो कभी खत्म नहीं होती है, मतलब ऐसे होता है। तो हालांकि वो लोग तो यंग एज होंगे, मरने वाले उम्र नहीं होंगे, जब छोटे बच्चे की शादी कर रहे हैं, और आप खुद की भी बच्चे में शादी हो गई हो कम उम्र में, तो कितनी उम्र होगी, 30-35 साल की उम्र होगी, उसमें अपने बच्चे की शादी कर रहे थे। तो ऐसे से लोग और विलेजर लोगों ने बेचारी को मारा पीटा और इनका रेप भी कर दिया। उसमें जॉब पे ही थी, दिन का पीरियड वर्किंग आवर में होगी, तो रेप भी कर दिया। अब क्या है, रेप कर दिया, तो उसके बाद ये पुलिस में जब कंप्लेन की, तो वहां पुलिस को तो भाई, पुलिस भी तो वहीं के है ना, लोकल पुलिस, जो स्टेट पुलिस कहाँ, सेंट्रल पुलिस थोड़े हैं कि ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्शन होगा, आता है स्टेट से ही आता है। तो वो भी क्या उसी मेंटलिटी के रहेंगे, उनकी भी शादी बचपन में होगी, उनके परिवार बच्चे जो वो भी ये देखते हुए बड़े हुए हैं, ये देखते हुए सिस्टम में है, तो उनके लिए तो कोई नॉर्मल नहीं, खराब तो नहीं था, अच्छा ही था। तो वो भी तो मन में गुस्साए रहेंगे कि ये ज्यादा अंग्रेज बनती है, ज्यादा अपने आप को पढ़ा लिखा समझती है, ज्यादा होशियार समझती है अपने आप को इसको। तो एक तो केस की तो पिटीशन लिया नहीं गया, ठीक है, जो जबरदस्ती जैसे जैसे हुआ भी। तो पिटीशन मतलब क्या था कि ग्राउंड उसमें जो, अगर वर्किंग प्लेस में किसी का रेप होता है, तो उसके लिए कोई सेक्शन आईपीसी की कोई धारा नहीं बनी हुई थी, मतलब था कि हाँ वर्किंग प्लेस में किसी का कोई ऐसी इज्जत मतलब मतलब वोमेन का मर्यादा का भंग करते हैं कोई, या कोई खराब टिप्पणी करते हैं, कोई ऐसा एक्ट करते हैं, तो ऐसे टाइप के क्लियर गाइडलाइन, रेप से रिगार्डिंग कोई एक्ट गाइडलाइन या सेक्शन कुछ नहीं था। तो उनकी लज्जा को कोई भंग करता, उनकी शर्मिंदगी को, उनकी इज्जत को, उनकी मान मर्यादा को कोई भंग करता, तो उसके खिलाफ माइनर माइनर कोई सेक्शन बने हुए थे। रेप का चार्ज कौन कौन इसको इंक्वायर करेगा, इसके लिए जो इनके एम्प्लॉयर हैं, मतलब या जो इनका ऑफिसर है वो कैसे जिम्मेदार होंगे, कब रिपोर्ट कराना है, कितने टाइम में रिपोर्ट कराना है, कौन कब कब क्या 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 एक्शन है, क्या पनिशमेंट है, ये सब कोई गाइडलाइन नहीं बनी हुई थी। तो एक तो लिया नहीं, फिर हाई कोर्ट में गई, तो हाई कोर्ट से भी इनको कोई, हाई कोर्ट में भी कुछ कोई एक्ट नहीं बनाया था हाई कोर्ट, तो वो सब पेपर को ही देखेगी, विटनेस विटनेस उतने सारे कुछ ऐसे मिले नहीं, क्योंकि सब लोकली लोग थे, मिले हुए थे, तो क्या मिलेगा। तो पिटीशन ले गए बेचारी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल सुना, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग गाइडलाइन की भाई, गाइडलाइन बनाने की मतलब ऑर्डर पास किया। फिर वोमेन के रिगार्डिंग उनके वर्क प्लेस पर उनके रेप से रिगार्डिंग जो है एक्ट बना। भले 1987 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन जारी की, पर एक्ट बनने का काम लगभग लगभग 13-14 साल बाद पार्लियामेंट ने इस रिगार्डिंग एक्ट बनाया। समझ गए कैसे ये है। विशाखा बता दूं ये फीमेल तो नहीं थी, मतलब फीमेल का नाम नहीं था। जनरली देखो निर्भया कांड, जो निर्भया जो रेप केस है, क्या जो फीमेल का जो जिनका रेप हुआ वो निर्भया नाम नहीं था, निर्भया एक नाम है जो अलग नाम दे दिया जाता है, या तो कोर्ट के द्वारा या
मीडिया के द्वारा, ताकि उस फीमेल का नाम खराब ना हो, क्योंकि बेचारी कहीं भी जाएगी कहीं तो जिन इन जनरल देखोगे कि जिनका रेप हुआ उसको चेहरा को जनरली मीडिया में नहीं दिखाते हैं। और अगर नाम भी दिखा अगर चलो ओरिजिनल नाम कहीं भी बेचारी एडमिशन जाती है कहीं स्कूल कॉलेज या जॉब में, तो नाम जैसे ही लोग जहन में जाएगा तो उसको नाम को सुनते ही वो नाम आता है। अच्छा तुम्हारा रेप हुआ था या कोई इसी का नहीं हुआ हो तो भी उसकी तरफ देख के स्माइल करेंगे को कटाच में मार सकते हैं। इसलिए नाम को क्या कर जाता है, हाइड कर दिया जाता है। ठीक है इन जनरल। तो विशाखा नाम से अगर कोई लड़की भी होगी किसी कोई लड़की, तो उसको लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्यों या मजाक नहीं उड़ाएंगे, एक टिप्पणी तरह तरह के लोग हैं। तो इसलिए कि सबको पता है कि विशाखा नाम पर ये पक्का कि विशाखा नाम का फीमेल का रेप नहीं हुआ था, क्योंकि नाम है जो आर्टिफिशियल नाम रख दिया गया है। तो इसी जैसे निर्भया वाला में निर्भया रख दिया गया था, लेकिन वो फीमेल जो थी उनका नाम कुछ और था। समझ में आया? तो ये है केस, इसके रिगार्डिंग लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं देख लो। केस ए रोज आफ्टर, अरे तरीके ये क्या हो गया, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है इसको, पहले ऊपर से देख लिया जाए। केस ए रोज आफ्टर ए सोशल वर्कर Vanwadi Devi was gang rape for trying to prevent a child marriage, highlighting a lack of legal protection against the sexual harassment at workplace। तो इनका रेप हुआ और जब कंप्लेन ले गई तो कंप्लेन लिया नहीं गया, तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, तो विशाखा गाइडलाइन से ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया केम इनटू इफेक्ट विच प्रोवाइडेड डेफिनेशन ऑफ, हाँ एक गाइडलाइन में पूरा गाइडलाइन में एम्प्लॉयर कौन होंगे, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट क्या होगा, मतलब रेप तो जान रहे हो कि भाई जैसे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जैसे पार्ट ऑफ रेप, इसके अलावा ये नहीं बॉडी टच होना, उसके प्राइवेट पार्ट को टच करना, तो ये भी ये सेक्सुअल हरासमेंट का ही पार्ट होंगे ना। उसके बॉडी के अलावा कपड़े को भी टच करना, कपड़े को पुल करना, तो ये सब भी रेप का हरासमेंट का पार्ट होंगे। तो वो ऐसे ऐसे क्लियरली डिफाइन किया। एंड लिस्ट ऑफ प्रिवेंटिव एंड एम्प्लॉयर कौन होंगे, किसको एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में माना जाए, जो 5% को एम्प्लॉय किए हुए 10% को भी अपने अंडर हायर कर रखा है, तो उस हिसाब से एम्प्लॉयर कौन कहलाएंगे वो डेफिनेशन। फिर एम्प्लॉयर की इस केस पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कोर्ट में कितने देर में पहुंच मतलब वो पिटीशन कोर्ट में जाना चाहिए, तो ऐसे 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 गाइडलाइन। एंड लिस्ट ऑफ प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी एंड इंफॉर्मेशन ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट ऑफ वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट, तो ये गाइडलाइन बना। गाइडलाइन के बाद 2013 में एक्ट बना। एक क्लियर है या नहीं, थोड़ा मैं बड़ा कर दूं तो क्लियर ज़्यादा हो जाएगा, और इसको दिखा देता हूं। ये ब्लू कैसे रह गया मुझे ध्यान में नहीं है। देखो द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वोमेन एक्ट, वोमेन एट वर्क प्लेस, एक तो एक्ट का नाम है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वोमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। अब ब्रैकेट में आएगा क्या, प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल। तो ये एक्ट बना, तो पूरा याद नहीं रहा है तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट 2013 इतना तो याद रहेगा, अंदर का छोड़ो क्या क्या है, ठीक। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 और हैज बिन क्या क्या मेड इफेक्ट ऑन, कब से इफेक्ट हुआ, 2013 से ही। तो ये हुआ, ये एक्ट बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा। क्लियर है? देख लो कुछ है नहीं इसमें। अब उसमें सीजीआई कौन थे, सीजीआई का नाम लिया मैंने, जस्टिस वर्मा। जस्टिस वर्मा के नाम से 1997 बहुत सारा आपको बाद में कभी सुनने को मिलेगा, जस्टिस वर्मा कमेटी, जस्टिस वर्मा कमेटी। तो कभी मैं आगे कभी पढ़ाऊंगा तो मैं उनके बारे में और ज़्यादा बताऊंगा। जस्टिस वर्मा उस समय के फेमस चीफ जस्टिस रहे हैं, जस्टिस वर्मा। तो अगला केस है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 का भी आया था केस, आया था ना, वो कहाँ वाला, दिल्ली में ओलियम गैस लीक ये सब, वो सब कहाँ, कीर्तिनगर में। तो वो ओलियम गैस लीक वाला केस मैटर आया था। और एमसी मेहता देखो अभी भी केस पिटीशन फाइल करते हैं, किस लिए, रिगार्डिंग देखो लो, दिल्ली में इतनी पोल्यूशन है, इंडिया में इतनी पोल्यूशन बढ़ रही है, व्हीकल इमिशन इतना हो रहा है व्हीकल के द्वारा, मोटर व्हीकल के द्वारा,
तो उसके रिगार्डिंग भाई मोटर व्हीकल डीजल पर पेट्रोल पर चल रहे हैं, जिससे ज़्यादा इमिशन होती है। तो उसके रिगार्डिंग देखिए एमसी मेहता फाइल रेडिट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द सुप्रीम कोर्ट एलिजिंग द गवर्नमेंट फेलियर टू एड्रेस द दिल्ली एयर पोल्यूशन ए मैटर ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो मेहता साहब दिल्ली में रहते थे, यहाँ के पोल्यूशन को ज़्यादा ये भी झेल रहे थे, और सबसे ज़्यादा पोल्यूशन की जो न्यूज़ कहाँ आती रहती है, दिल्ली की ज़्यादा आती है। तो दिल्ली कैपिटल सिटी है तो न्यूज़ ज़्यादा आती है। पोल्यूशन ऐसा नहीं है कि और जगह नहीं है, पटना में भी बहुत पोल्यूशन है, बहुत डस्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ। व्हीकल तो उस समय कम थी, अब तो बहुत ज़्यादा व्हीकल हो गए वहाँ। तो सिंपल सा, घर के बाहर पटना में जो रहते हो, घर के बाहर बाइक पार्क कर देना, सुबह में पार्क करना, शाम में देखना उस पर कितने धूल रहेंगे। ऐसा लगता है कि लगेगा कि ये बाइक 4-5 दिन से यहाँ पार्क की हुई है, कभी सफाई नहीं हुआ। तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा डस्ट कितने हैं। तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने पिटीशन डाली लगाई। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू द कन्वर्जन ऑफ दिल्ली पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्लीट, दिल्ली पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उनको क्या करे, कंप्रेस नेशनल दिल्ली पब्लिक ट्रांसपोर्ट फीट मतलब जो बसेस हो गई, दिल्ली गवर्नमेंट की जो बसेस हो गई दिल्ली सरकार की, तो उसमें आप पेट्रोल से या डीजल से जो चलती हो डीजल से, तो आप उससे ना होकर सीएनजी इस्तेमाल करें, कंप्रेस नेचुरल गैस। ये क्या होता है, सीएनजी में कौन सा मेन कंपोनेंट होता है, मेथेन एंड अदर हाइड्रोकार्बन होते हैं, पर मेथेन मेनली होता है कंप्रेस नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मेथेन को कहा गया है। कंप्रेस मतलब इतना कंप्रेस होता है ना कि कहते हैं क्या कि कंप्रेस मतलब कम वॉल्यूम में, कम स्पेस में ज्यादा गैस रहे, तब कंप्रेस किया हुआ रहे, वो कहलाता है कंप्रेस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उस नेचुरल गैस को इतना कंप्रेस किया जाए कि कम स्पेस में ही बहुत गैस की जो कम वॉल्यूम में गैस का जो वेट हो ना, गैस का जो आप कह सकते क्वांटिटी हुआ, तो वो ज़्यादा हो। तो शायद कुछ एग्जैक्ट ध्यान में नहीं आया, 200 kg 200 kg नहीं, 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा कुछ है। इतना कंप्रेस कर जाता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ बहुत ज़्यादा, बहुत कम हो गया यार। ध्यान में एग्जैक्टली मुझे नहीं आ रहा कितना होता है, पर इतना क्या मैं बोलूं, कुछ है कि 1 स्क्वायर फीट में लगभग 200 kg गैस, 200 kg मिथेन गैस जो है आपका कंटेन किया जा सके, रखा जा सकता, मतलब स्टोर किया जा सकता है, इस टाइप से है इसका कुछ। तो डर से बस ये जानो कंप्रेस किया हुआ नेचुरल गैस मिथेन होता है। और ये होता है कि इससे ये अगर इस्तेमाल किया जाएगा व्हीकल में, तो अदर व्हीकल के कंपेयर, मतलब पेट्रोल डीजल व्हीकल के कंपेयर में इससे जो गैस रिलीज होगी ना, CO2 जो रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में, वो कंपेरेटिवली काफ़ी कम होगा। इन्वायरमेंटल जो इमिशन हो रहा है व्हीकल से वो कम होगी, तो इससे पोल्यूशन कम होगा। तो पर्पस ये था। तो ये गाइडलाइन वहाँ हुआ धीरे धीरे 2001 में। एक तो नेचुरल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, और टाइम पीरियड के अनुसार फिर दिल्ली में हो गया कि दिल्ली में कि जो भी व्हीकल हैं इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा अदर व्हीकल के लिए भी कि आपको सीएनजी इस्तेमाल करना। सीएनजी आज दिल्ली की क्या कंडीशन है कि मैक्सिमम व्हीकल में यहाँ 4 व्हीलर में बता दूँ सीएनजी जब ओला उबर बुक करोगे तो वो लोग ज़्यादातर देखोगे कि कहेंगे भैया मुझे सीएनजी लेना है। तो शायद उनके लिए खासकर मैंडेटरी हो गई है कि आपको सीएनजी वाले ही गाड़ी रहेगी। बाकी जो पर्सनल जो व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें डीजल पेट्रोल दोनों चल रहा है। समझ गए। तो इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग अभी तक मेहता साहब 1998 में भी, उससे पहले भी, अब बाद में भी आपको आते रहेंगे। तो ये है मेहता साहब, इनका पिक्चर मैं दिखा चुका हूँ पहले भी। और ये लॉयर ही थे और खुद ही अपने केस को खुद ही डील करते थे। अब है नर्मदा बचाओ मूवमेंट। तो नर्मदा बचाओ मूवमेंट, नर्मदा रिवर के रिगार्डिंग जानते हो, और उसके रिगार्डिंग हम चलते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन केस। देखिए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। ये नहीं, ये केस है 2000 का, लेकिन नर्मदा रिवर कब बन रही थी, 1985 के आसपास में नर्मदा रिवर पर ये डैम का, सरदार सरोवर डैम का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ नर्मदा रिवर पर। तो उस समय से ही, क्योंकि डैम तुरंत बन नहीं जाता, तो डैम क्या होता है, बांध जिसको बोलते हैं। तो डैम होता है ऐसे 2 टाइप को माना गया, एक होता है कंक्रीट डैम, एक होता
अर्थन डैम एंड ग्रेविटी डैम। अर्थन डैम मतलब अर्थ के ही मतलब, अर्थन डैम मतलब मिट्टी, क्ले, पत्थर, स्टोन, ये सब से ही मतलब नेचुरल जो एलिमेंट वहां से हैं उसी से बनाकर बनाया गया डैम बनाया गया, कहलाता है अर्थन डैम। ठीक है, मिट्टी से हो गया, क्ले से हो गया, स्टोन से हो गया, और क्या, बस उसी वो सबसे। एंड ग्रेविटी डैम मतलब होता है पार्टिकुलरली ये कंक्रीट से बना, सीमेंट बालू, पर्टिकुलर जो मैसन मिस्त्री जो होते हैं वो उसके द्वारा पार्टिकुलरली डिजाइन किया गया है। जैसे घर डिजाइन करते हैं तो ऐसे या वैसे बनाया गया हो, तो कंक्रीट से बना हुआ उसको कहते हैं ग्रेविटी डैम। तो ये ग्रेविटी डैम ही था, तो उस समय से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू। अब देखो डैम कोई बनता है तो क्या होता है, रिवर का जो फ्लो है, हाँ पहला तो ये नर्मदा रिवर पर, तो आपको पता है ना जो साउथ इंडिया की पेनिनसुलर रिवर जो है, तो उसमें मेन रिवर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है, जो किधर फ्लो करती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर, मतलब किधर बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बे ऑफ बंगाल की ओर। एंड नर्मदा एंड ताप्ती जो दो मेन रिवर है, उसके अलावा और भी दो रिवर है, ज्योग्राफी में पढ़ना है आपको, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ इतना तक, क्योंकि मैं आगे और बताऊंगा तो पूरा मैं ज्योग्राफी में घुसता चला जाऊंगा। नर्मदा और ताप्ती रिवर है जो किधर फ्लो करती है, किधर गिरती है, ड्रेन करती है फाइनली अरबियन सी से, अरबियन सी की तरफ, तो उसमें से ये रिवर हो गया नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर किधर से किधर आएगी, अपना एमपी, गुजरात, ये सबसे होते हुए ड्रेन करेगी। तो क्या था, नर्मदा रिवर पर डैम का कंस्ट्रक्शन। डैम जैसे रिवर का फ्लो है, बीच में डैम बनाकर रिवर को, वाटर को रोक दिया जाता है, और उधर से जितनी वाटर आएगी सबको स्टोर कर कर यहाँ यहाँ क्या करता है, उस पानी से क्या बनाया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का काम किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का काम होता है। मतलब पानी के लेवल को काफी ऊंचा रखा जाएगा, ऊपर से फिर नीचे गिराया जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाली जो उसका जो चक उसको क्या बोला जाए, उसकी जो व्हील होगी वो रोटेट होगा, पानी अगर गिरेगी व्हील पर तो व्हील रोटेट होगा, और उसके जरिए प्रोसेस जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहते हैं। पानी स्टोर करके यहाँ अदर दूर दूर के एरिया में इरिगेशन का काम होगा, या उस पानी को स्टोर करके यहाँ से कैनाल करके किसी और की ओर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। सिंपल सा कैनाल अगर रिवर से बना दिया जाए तो हो सकता है पानी का फ्लो ज्यादा ना हो, पानी को रोक कर अगर उधर कैनाल अगर बनाया जाए तो पानी यहाँ बहुत ज्यादा स्टोर है, तो पानी इजिली वे में उधर फ्लो करेगी। पर्पस अदर एरिया को इरिगेशन प्रोवाइड करना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का काम करना, ये इसका डैम बनाने का पर्पस होता है। या पानी के फ्लो को समुद्र में बहकर खत्म ना हो जाए, पानी को रोक कर हम रखें कि हमारा पानी ज्यादा दिन तक हम इस्तेमाल कर पाए, रिवर का पानी, ये पर्पस होता है। अब क्या है देखो, ये पानी को आप स्टोर करके रखोगे, मतलब डैम बनाकर, तो एक प्रोबेबिलिटी बनता है कि एक समय पानी बढ़ते 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 ज्यादा पानी आप टाइम पर खोले नहीं तो पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए डैम से इधर, तो अदर के एरिया में अपने आप उधर फैलना शुरू करेगा, अदर एरिया जो है डूबने की चांस होगी। जैसे कि अगर ये डैम न रहे तो सारा पानी आगे बढ़ जाए, फ्लो है, फ्लो को रोका तो पानी क्या होगा, फैलकर उबलेगा, पानी उबलेगा नहीं, उभरेगा, उभार, उत्थान मारेगा, उत्थान क्या बोलो उसके, पानी का लेवल अगर किसी कटोरे में रखे हुए हो, पानी स्टोर कर लिए तुम, पानी ज्यादा बढ़ेगा तो पानी क्या होगा, छलकेगा, मतलब कहीं और जाएगी, तो आसपास के एरिया जाएगी, तो आसपास के जो विलेजर है उनका क्या प्रोबेबिलिटी बनता है कि गांव डूबने का चांस है। तो ऐसे केस में उन लोगों को क्या है, वहां से खाली करवाया गया, आसपास के जो एरिया है उधर से सब खाली करके आप अपना कहीं और जाओ। अब खाली करके कहीं और जाएंगे अपना जमीन छोड़कर, और डैम बनेगा तो काफी एरिया भी चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भी काफी एरिया चाहिए, तो वो सब जमीन सरकार एक्वायर करेगी। तो या तो कंपनसेशन दे, ना दे, कम दे, काफी कम दे, सरकारी रेट के हिसाब से कम। तो अब है, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को बिना कंपनसेशन दिए हुए कहा गया कि आप जाओ इधर से खाली करो, नहीं तो भाई आप कभी डूबोगे, ऐसा समय आएगा, फ्लड आएगा तो आप बर्बाद हो जाएगा। तो बहुत लोगों को खाली करने की बात। अब खाली करके जाएंगे तो कहीं जमीन तो दोनों कहाँ जाएंगे, यहाँ इनका एम्प्लॉयमेंट था, सब चीज था, पूरी गांव पूरा दुनिया बसा हुआ था, पूरी खानदान उनको वहीं रही है, कहीं और जाने के लिए उनको रिहेबिलिटेट तो करोगे, रिहेबिलिटेट मतलब फिर से
रिहेबिलिटेट मतलब फिर से आवास दोगे। आवास सिर्फ नहीं होता है, खाना पीना घर देना सब रिहेबिलिटेशन का पार्ट कहलाता है, ऑक्यूपेशन देना सब चीज़। तो वो सिर्फ दिए हुए बिना सरकार है जो अपना काम में लगी हुई थी। तो उसके खिलाफ है जो कई एक्टिविस्ट जो आएंगे इसमें, मेधा पटकर, मेधा पाटकर, अरुंधति राय, और भी अभी और आमिर खान भी पार्टिसिपेट किया। तो वो लोग है जो आवाज़ उठाए इनके लिए, हमेशा मैटर चलता रहा, आंदोलन किया, धरने पे बैठी, पीसफुली बैठी, कोर्ट में पिटीशन गया, कोर्ट ने फिर बाद में लोगों की कंप्लेन, कोर्ट क्या बोलेगी, मतलब सरकार क्या बोलेगी कि हम डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, लोगों का डेवलपमेंट होगा, और अदर एरिया में इरीगेशन होगा। इसको वेलफेयर के लिए अल्टीमेट पर्पस है। उधर वाले जो हैं आर्गुमेंट क्या देंगे, जो पिटिशनर हैं, कि भाई हमें हमारा जीविका खत्म हो जाएगा, हमारा घर खत्म हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट देगा कि दोनों बैलेंस में होना चाहिए, कि हमारा कंट्री भी डेवलप करे, साथ में इन लोगों का भी जो है जो राइट है बेसिक वो मिलनी चाहिए। तो सरकार को डायरेक्शन देगी कि भाई इनको रिहेबिलिटेट प्रॉपर तरीके से करवाया जाए। तो ये होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन केस में, ये आपका आएगा। इसमें जो जजेस थे और सीजेआई थे, सवरवाल साहब, इनका नाम तो जानते ही हो। उस समय बेंच में उसमें सीजीआई नहीं थे। सीजीआई कब बने थे, पीरियड है आयर कोहलियो में इनका नाम था, मैंने पिक्चर भी दिखाया था वाई के सवरवाल साहब का, योगेश कुमार सवरवाल था शायद नाम। समझ में आ गया। तो ये है नर्मदा बचाओ आंदोलन केस, और कुछ बचा तो सामने आएगा, मैं बता दूंगा। इंडिया में डैम जो है, थोड़ा सा जनरल इंटरव्यू में जनरली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। कभी आप अगर सिविल बैकग्राउंड से हो, सिविल इंजीनियरिंग से हो, या किसी स्टेट से ऐसे बिलोंग करते हो, या कहाँ जहाँ रहते हो वहाँ कोई डैम है, फेमस डैम है, तो पूछेंगे तुम, जनरली इंटरव्यू का नॉर्मल क्वेश्चन है, कहाँ रहते हो, उस एरिया के बारे में कुछ क्या स्पेशलिटी है, तो तुम बताओगे ये डैम वो डैम, तो डैम में पूछ देंगे। घुसने के लिए कुछ भी जा सकते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा डैम कब है, सबसे टॉलेस्ट हाईएस्ट डैम क्या है, ऐसे। जो इंडिया का सबसे जो ऊंचा डैम है 260 मीटर का डैम है टेहरी डैम, जो उत्तराखंड में है भागीरथी रिवर पर। ये जो था कौन सा, नर्मदा रिवर पर। ये इस रिवर की हाइट को भी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि देखो कुछ 98 मीटर आएगा, कि इससे ज़्यादा बियॉन्ड आप उसकी हाइट नहीं रख सकते। तो कुछ आपको जो कोई नहीं, अभी आगे मैं बता दूंगा, ज़्यादा हाइट नहीं, 90 के आसपास, कहीं बियॉन्ड 90 के आसपास था, 90 के मीटर से ऊपर नहीं हाइट नहीं रखो, क्योंकि ज़्यादा हाइट रखोगे ज़्यादा पानी आप स्टोर करोगे, ठीक है, वो पानी का फैलने का भी ज़्यादा उधर प्रोबेबिलिटी रहेगा, ज़्यादा एरिया डूबेगी, तो इतना ज़्यादा हाइट नहीं होना चाहिए। टेहरी डैम सबसे हाईएस्ट डैम है 260 मीटर। उसके अलावा लेकिन सबसे क्या बोलते हैं, वैसा डैम जिसका वो डैम जिसका वाटर रिजर्व करने का कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, जैसे इंदिरा सागर डैम, वो आएगा इसी रिवर पर है, मैं आगे दिखाऊंगा। तो वो हो गया, वाटर रिजर्वायर कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी डैम, इंडिया के सबसे बड़ी डैम, भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा नंगल डैम, वो कौन सा रिवर पर है, सतलज रिवर पर है भाखड़ा नंगल डैम। एशिया की सेकंड लार्जेस्ट कहलाती है भाखड़ा नंगल। ओके, उसके बाद अलग भी और भी डैम है, हीराकुंड डैम, और क्या फिर कौन सा डैम यार, केरला में एक और जगह है यार, चलो आगे आएगा नाम बता दूंगा, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है वो नाम, केरला की डैम। मतलब मेजर छोटे मोटे बहुत सारे डैम हैं, कुछ मेजर डैम की नाम बताया मैंने। तो डैम से रिलेटेड हाईएस्ट डैम, सबसे हाईएस्ट कौन है, सबसे बड़ा कौन है, वाटर रिजर्वायर कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, और ये अपना डैम। और देखिए ये जो नर्मदा रिवर है, ये नहीं कि एकलौता डैम है नर्मदा रिवर पर, इसके अलावा बहुत सारे डैम और भी आएंगे, 5-6 बड़े बड़े डैम हैं, और छोटे छोटे 120, 25, 30 डैम हैं इस रिवर पर बने हुए थे, या अब तक बने हुए हैं इस रिवर पर। ये नहीं था कि ये एकलौता डैम था। तो इस डैम से चूंकि बहुत सारे लोग अफेक्टेड हो रहे थे, और डैम में क्या, वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट ज्योग्राफी में जब पढ़ोगे तो वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट का क्या बेनिफिट होते हैं, क्या लॉस होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे डिस्टर्ब होता है, वो सब सिर्फ ज्योग्राफी में आपको पढ़नी है। नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे, या खुद से पढ़ो, क्योंकि मैं अभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहा हूँ। इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे गड़बड़ होगी, जो नेचुरल जो फ्लो हो रहा है वाटर का, नेचुरल जो उसके क्रिएचर हैं वो आपस में फ्लो करके उनका ब्रीडिंग होता है, या नेचुरल प्रोडक्शन जो हो रहा है उसको हम ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इकोलॉजिकल बैलेंस,
इधर तो चलो पूरा पानी मिल रहा है, व्हाट अबाउट द अदर पोर्शन जिधर डैम बना के उधर नहीं जा रहा है, उधर तो जो क्रिएचर है वो तो नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगा। फ्लोरा हो, फौना हो, फ्लोरा फौना सब पढ़ना है इकोलॉजिकल इकोलॉजी में। फ्लोरा प्लांट को कहा गया है, फौना एनिमल्स के लिए कहा गया है। एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, शायद आ भी चुके हैं या आते हैं, आई डोंट नो, बट शायद कभी कभी मैंने देखा है। तो क्योंकि आपको इस एग्जाम में मैंने बोला है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमेशा कोशिश करना है कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, जहां से नॉलेज मिले ले लो, कि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर सिलेबस हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि किसी से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको गेन करनी है। तो क्योंकि बूंद 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 से ही घड़ा भरता है, तो कई कई हर जगह कोशिश करते करते ही आप 50% वाले जो प्रीलिम्स में जनरली 50%, 52, 55 कटअप होती है, उसको क्रॉस कर पाओगे। अगर सोचोगे एक टॉपिक छोड़ दो भाई बाकी सब ले आएंगे, तो भूल जाओ, नहीं ऐसा होता। ये ऐसा कब होता था मैं बता दूं, आईआईटी का एग्जाम बहुत आई थिंक 95 के आसपास के बारे में बता रहा हूँ, 1995 के आसपास में। उसमें आईआईटी में क्या होता था, बच्चे पूरे सिलेबस नहीं पढ़ते थे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में बहुत बड़ी बड़ी आती थी आईआईटी में। आज की तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं आता, बहुत लॉन्ग 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 पूरा फिजिक्स की क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन ऐसे आता था। तो कटअप भी बहुत कम, 25%, 30% ऐसे कटअप जाता था। तो बच्चों को पता रहता कि भाई क्वेश्चन जो पूछता है पूरा डीप में पूछता है, तो सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ने से नहीं क्वालिफाई कर सकते भाई, क्योंकि जिसको पूरा पूरा डीप में रहोगे तभी आंसर कर पाओगे। तो पूरा ना पढ़ के कुछ पोर्शन ही मेजर, मतलब कुछ पोर्शन को छोड़ देते थे, ताकि इतना भी पोर्शन पूरा डेप्थ में पढ़ लोगे, आंसर कर दोगे, तो यू विल क्वालिफाई। टॉप करने के लिए तो भाई आपको सब जानना है, ये मैं बता दूं। क्वालिफाई करना है, टॉप करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। क्वालिफाई मतलब बस क्वालिफाई कर ले, कोई कॉलेज मिल जाए, लेकिन अच्छा सबसे ज्यादा अच्छा नंबर लाने के लिए तो भाई आपको सब पढ़ना है। तो यहाँ ये एग्जाम ऐसा हो गया कि टॉप करने के लिए चाहे क्वालिफाई करने के लिए भी सब पढ़ना ही आपको, क्योंकि कभी कभी ऐसा रहेगा कि जो टॉपिक आपने खूब पढ़ा है उससे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आप उसको बना ना पाओ, या आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं पाए क्या यार उसका आंसर है, पता ही नहीं चले। तो ये नहीं है कि जो टॉपिक आपने पढ़ लिया उसका आंसर 100% कुछ भी आ जाए तो आप आंसर कर लोगे, ऐसा नहीं है। क्लियर बता दूं, इतना मैंने इतना पढ़ा दिया, मेंस में तो चलो कुछ ना कुछ लिख दोगे, क्लियर है। उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो लिख देना, नंबर भी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। लेकिन प्रीलिम्स में ऐसा काम नहीं चलता, प्रीलिम्स तो है बस, बिल्कुल कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड से काम ना चलता है। मेंस में उससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ लिखा है आपने, तो वो चेक करने वालों की मजबूरी बन जाती है कि वो मार्क्स देना ही देना है। जैसे जो आजकल किसका क्वेश्चन, एसए का क्वेश्चन आता है, एसए का क्वेश्चन कोई भी लड़का आंसर देना, तो जो पूछा गया है ना एग्जैक्ट उसका आंसर किसी को नहीं पता रहता, क्योंकि फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछते, कोई देखते कोटेशन देते हैं और उसके बारे में सोचना लिखना है कितना देर, उसके बारे में मतलब 1.5 घंटा तक उसके उस एस्से के बारे में लिखना है। अब उस कोटेशन को कभी आपने ना कभी सुना है ना कभी पढ़ा है, उसके रिलेटेड के बारे में ये तो पता भी नहीं किसने वो कोटेशन दिया है, सोचो। तो उससे रिलेटेड जोड़ जोड़ के फिर जो ज्योग्राफी से रिलेटेड, कि मैं बायोलॉजी, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, सोशोलॉजी से रिलेटेड, या हिस्ट्री से रिलेटेड, कुछ भी बच्चों को जो पॉइंट आते रहता है, या इकोलॉजी से रिलेटेड, हर चीज जोड़ 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 के ऐसे लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं। या जो भी करंट अफेयर में जो न्यूज चल रहा है उससे जोड़ 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 के आंसर लिखा जाता है, एग्जैक्ट पता नहीं होता, ये भी बता दूं। और मार्क्स देते हैं वो, कम दे कुछ भी दे, लेकिन देना तो देना है। लगेगा कि हाँ लड़के का नॉलेज दिख रहा है, लड़के ने डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्चुअल बातें, नॉलेज वाली बातें लिखी है तो नंबर मिलेगा। लगेगा कि नॉर्मल कहानी बनाया गया है तो नंबर ना मिलेगा, मिलेगा मतलब कभी मिलेगा। तो वो मेंस का चीज अलग होता है, प्रीलिम्स बिल्कुल है तो है ऐसे। इसलिए कभी कभी होता है क्या कि मेंस आपके लिए इजी हो जाता है, प्रीलिम्स काफी टफ हो जाता है इस कारण से। तो कहाँ तक था मैं, बैकग्राउंड में ये बताया। नर्मदा बचाओ आंदोलन केस रिवॉल्व अराउंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सरदार सरोवर डैम ऑन द नर्मदा, कहाँ, नर्मदा रिवर, इम्पैक्टेड द स्टेट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो ये 3 स्टेट को इम्पैक्ट कर रहे थे। क्यों? अब कोई बोलोगे कि सपोज बाई चांस कि नर्मदा रिवर वहां राजस्थान से नहीं जाती, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे कि कहीं ना कहीं कोई और रिवर है जो राजस्थान से होते हुए जो रिवर आती है जो नर्मदा में फ्लो करती है, ठीक, तो उसका इफेक्ट इस पर पड़ता है। या उस नर्मदा रिवर से जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में
या तो कैनाल बन के उसकी रिवर पानी उधर जा रही हो तो वो यूटिलाइज करते हैं। कोई मेजर रिवर नर्मदा से नहीं जा रही पर कैनाल के फॉर्म में यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो अफेक्टेड होंगे। तो ये 3 स्टेट मेनली अफेक्टेड हुए थे। टू रिजॉल्व द, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यार, देखने दो 1 मिनट, मेरा स्लाइड चेंज तो नहीं हुआ है ना? डैम का पिक्चर नहीं, नहीं, ठीक है, स्लाइड चेंज नहीं हुआ। तो टू रिजॉल्व द क्या है, ensuing dispute over the control, usage and distribution of river water, the Indian government established a tribunal under the इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। एक ट्राइब्यूनल, इस एक्ट के जरिए एक ट्राइब्यूनल बनाया गया। एंड दिस ट्राइब्यूनल नॉट ओनली डिसाइडेड ऑन द डैम्स हाइट बट आल्सो टास्क गुजरात विथ इट्स कंस्ट्रक्शन। गुजरात को कहा कि आप कंस्ट्रक्शन करोगे। सब्सिक्वेंटली द नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी एंड ए रिव्यू कमिटी वर फॉर्म्ड एज पर द ट्राइब्यूनल के डिसीजन के अनुसार टू ओवरसी द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। ये तो यहां तक, अभी मैटर खत्म नहीं हुआ। ये रिवर 3 स्टेट का मैटर था, 3 स्टेट के लिए भाई, इंटर स्टेट के लिए एक ट्राइब्यूनल बन गया। ट्राइब्यूनल डिसीजन देगी और एक अथॉरिटी बना। ट्राइब्यूनल तो कोर्ट है और ये है, ये एक आप कह सकते हो कि एक इंस्टीट्यूशन हो गया। नेशनल नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, नर्मदा वाटर के रिगार्डिंग कंट्रोल, उसका कैसे नर्मदा रिवर पर डैम जो बनेगा उसके रिगार्डिंग, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब एक ए बना अथॉरिटी। अब देखें, ए सरदार सरोवर डैम जो है, ये लोकेशन देख लें। देखो आपका ये गुजरात है, ऊपर आपका राजस्थान है और रिवर यहाँ है, इसलिए मैंने आपको बोला ये नर्मदा रिवर इधर से ऐसे जाएगी और ये सब कुछ ना कुछ कैनाल ट्राइब्यूटरी कुछ ना कुछ इससे आके मिलने वाली है, जिससे ये कहीं ना कहीं दूसरा स्टेट अफेक्ट होंगे। तो यहाँ पर ये डैम का लोकेशन है, ये गुजरात हो गया, अहमदाबाद हो गया, मध्य प्रदेश इधर, ये सूरत यहाँ, इधर यहाँ ये रीजन हो गया महाराष्ट्र, यहाँ महाराष्ट्र। तो देखिए ये डैम है, ऐसा डैम है। ये कौन सा डैम कहलाएगा? कंक्रीट ग्रेविटी डैम कहलाएगा, अर्थन डैम नहीं कहलाएगा। ये ग्रेविटी डैम मतलब कंक्रीट से बनाया हुआ है बेसिकली पूरा। देखो ना, बालू सीमेंट से सब बना कर डिजाइनिंग तैयार किया गया है। उधर से रिवर आ रही है, रिवर के यहाँ पर डैम बना के पानी को रोक दिया जाएगा। जितना डैम ऊंचा रहेगा पानी जितना ज्यादा स्टोर कर सकेंगे, जितना डैम की चौड़ाई ज्यादा रहेगी तो पानी उतना ज्यादा स्टोर करके रखा जाएगा, यहाँ स्टोर किया जाएगा। अब यह पानी बढ़ते बढ़ते ऊपर आएगा तो क्या होगा, पानी इधर भी फैलेगा, पानी उधर की ओर भी फैलना शुरू कर जाएगा। चाहे पानी आप स्टोर कर रहे हो ऊपर, तो इधर सामने चौड़ा कर दिए ये डैम, इधर तो नहीं ना, सब पूरा एज को चौड़ा किए ना, रिवर के एज को, तो ये पानी उधर भी तो फैलने का चांस है ना, उधर वाले एरिया में, तो जिसका अदर एरिया सबमर्ज होने की चांस बनती है। तो ये डैम पिक्चर ऐसा रखा है मैंने, थोड़ा बड़ा करना है तो बड़ा कर दूं, और कुछ देखना है तो देख सकते हो। मैं बता दूं, मैंने पहली बार अपनी आंखों से डैम कहाँ देखा था? केरला में। केरला में पहली बार जब मतलब टूर पर जब गया था तो केरला में पहली बार मैंने डैम देखा विजुअल। बहुत पहले गया था, तो उस समय इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी कि मोबाइल में आसानी से इंटरनेट पर देख ले। तो देखा डैम, डैम पर खड़ा हुए, अच्छा लगा, फोटो खिंचवाया। अच्छा पानी नीचे ऐसे जाती है, ऐसे छेद किया हुआ है, ऊपर से पानी कैसे गिर रही है, उतनी पानी की पूरी आवाज आती है वहाँ। तो मैंने पहली बार वहाँ केरला में डैम देखा था। और बिहार में तो कहीं डैम देखा ही नहीं मैंने, कहीं नहीं। बिहार में मतलब जहां जहां मैं गया इन द सेंस, वहां डैम मैंने नहीं देखा। तो और इसको देखो, डैम और डिटेल व्यू दिखा दिया मैंने। देखो पानी कैसे इधर से छोड़ा जाता है, इधर से आता है, उधर से रिवर पूरी आ रही है, और ये रहा। ये हैं आपके सौरवाल साहब जिन्होंने जजमेंट दी थी। अब देखो मैटर अभी खत्म नहीं हुआ है, 90 अभी 1994 में ही है। द कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस
progression led to petition demanding a judicial review of the entire project, emphasizing the need for the catchment area treatment and rehabilitation before reservoir filling. कैचमेंट एरिया क्या होता है पता है? कोई रिवर है, तो इस रिवर में जैसे ये सिंपल सा दिखा दूं, नोट, जैसे ए रिवर तो बड़ा कर दूं क्या यार? ये चलो, इसको लिया चेंज टक टक टक, हाँ जी अब सही है। ये लाल आ रहा था, बकवास लग रहा था मुझे। देखो जी अब ऐसा लग रहा है चौक वाली फीलिंग। ये है आपका रिवर, ठीक। और इसमें इस रिवर में क्या है, छोटे छोटे और भी रिवर आके ड्रेन करेंगे। इसका ये छोटे रिवर और भी आके ड्रेन करेंगे, ठीक है। तो ये मेन रिवर जो ये हुआ, और ये डिफरेंट जो है छोटे ये रिवर से या और भी एरिया से सबका ये पानी इधर आके इसमें आके ड्रेन करेगा। तो ये जो एरिया जो कहला जाएगा आपका, ये कहला जाएगा इस रिवर का कैचमेंट एरिया। यानी जितने एरिया का पानी इसमें रिवर में आके फाइनली ड्रेन कर रहा है। तो ड्रेन कैसे करेगा? छोटी रिवर के जरिए, छोटी नालियाँ के जरिए, जो भी हो, छोटी नालियाँ तो नहीं होगी, उतना दूर से इतनी नालियाँ थोड़ी आएगी। तो इधर का पानी ये रिवर में, छोटी रिवर में जाएगा, और रिवर का पानी अल्टीमेटली आएगा बड़ी रिवर में। तो ये ट्राइब्यूटरी रिवर कहलाता है। और इसमें आकर ड्रेन किया तो ये पूरा इलाका जिसका वाटर यहाँ आ रहा है, दैट्स कॉल्ड कैचमेंट एरिया। दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे पता नहीं था, ये लाल वाला से मैं बेकार लिख रहा था पहले। तो ये हुआ कैचमेंट एरिया। और क्या होता है? हाँ ये आया। तो चलो चलते हैं अपने जगह पर। कहाँ हो जी तुम? ठीक, तो emphasizing द नीड फॉर द कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, जितने जिधर सब आ रही है तो उसका भी ध्यान रखा जाए, उसको ट्रीट किया जाए। ट्रीट मतलब उस पर काम करने की बात कही गई। रिहेबिलिटेशन की बात की, रिहेबिलिटेशन इस सेंस में होता है, एंड कोई डिसेबल हो जाए तो उसको रिहेबिलिटेशन कराना, उसके लिए भी रिहेबिलिटेशन का वर्ड इस्तेमाल होता है। मतलब जैसे स्थिति में पहले था वैसे स्थिति में फिर से लाने की कोशिश करना, दैट्स कॉल्ड रिहेबिलिटेशन। अब देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन NBA, ए सोशल मूवमेंट अपोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सरदार सरोवर डैम, ठीक है, एंड अदर लार्जर डैम ऑन द नर्मदा रिवर। और भी डैम थे, बड़े रिवर डैम बन रहे थे, तो मैं बताऊंगा नाम। आर्गिंग फॉर द एडुकेट रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज एंड एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल कंसर्न मैंने वो भी डिस्कस कर दिया। क्या इन्वायरमेंटल कंसर्न होगा? बाढ़ आने का जो समस्या है वो। अदर एरिया जो बाढ़ डैम बना दिया उसका अपोजिट वाला एरिया क्या होगा? उधर सूखने की ज्यादा कंडीशन है, उनको पानी मिलेगा नहीं, इसका कंसर्न। तो सरदार सरोवर डैम पार्ट ऑफ नर्मदा डैम प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर डैम ए पार्ट ऑफ द नर्मदा डैम प्रोजेक्ट, ये लिखना चाहिए था। वाज ए फोकल पॉइंट ऑफ मूवमेंट विद द पोटेंशियल टू डिस्प्लेस, कितने लोगों का डिस्प्लेस करने का? देखिए 2,50,000 2,50,000 लोग इससे अफेक्टेड हो रहे थे। एंड कितना हेक्टेयर लैंड को समर्ज करने का पॉसिबिलिटी था, दिखा है ना कि वाज ए फोकल पॉइंट एंड मोमेंट एंड विद पोटेंशियल था। इसका पोटेंशियल मतलब इतनी क्षमता थी कि इतना एरिया को समर्ज कर सकता था, और इतने लोग अफेक्टेड हो रहे थे। यहाँ तक ये वो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे, या इंस्टाग्राम, वेरी वन।
तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है, लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो जो आईडी जो होता है @Dr.Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे, तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। में पता नहीं ये है बार कोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय वो एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए। और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश। ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड IFSC